हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर न्यूज में। आज के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके बारे में बात करूंगा। जो है वीडियो में हमने कहा बात करने से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी मैंने कहा इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला न्यूज हमारा जो है 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और इसके तहत मैंने कहा मनु भाकर, मनप्रीत सिंह, परवीर कुमार और जो है डी गुगेश को जो है ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ध्यानचंद पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और ध्यानचंद पुरस्कार में हमने कहा 4 लोगों को दिया गया है, मनु भाकर, मनप्रीत सिंह, परवीर कुमार और डी गुकेश। अगला हमारा महत्वपूर्ण न्यूज है, भारत इंडोनेशिया को 1 मैट्रिक टन गैर बासमती चावल निर्यात करेगा। तो भारत जो है इंडोनेशिया को गैर बासमती चावल निर्यात करेगा 1 मीट्रिक टन, ठीक है। कितना? 1 मीट्रिक टन। अगला न्यूज हमारा, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड पर रोक लगाने वाला विधेयक पास किया। तो मृत्युदंड पर रोक लगाने वाला विधेयक किस अफ्रीकी देश ने हमने कहा पास किया है, कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने। अगला न्यूज है महत्वपूर्ण, देश के छात्रों के लिए शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। तो देश के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है, पश्चिम बंगाल बना 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का विजेता। तो 33वीं बार हमने कहा जो है संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल बन गया है, केरल को हराकर पश्चिम बंगाल इसका विजेता बना है, केरल को हराकर। अगला न्यूज है, भुवनेश कुमार बने UIDAI के नए CEO। तो हमने कहा जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम आधार से जोड़ते हैं, तो आधार का जो ये हमने कहा UIDAI होता है, इसके नए CEO कौन बन गए हैं? भुवनेश कुमार। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, भारत ने अपने नए अनुसंधान केंद्र 2.0 की शुरुआत अंटार्कटिका में किया। तो हमने कहा जो अनुसंधान केंद्र है, नया अनुसंधान केंद्र मैत्री 2.0, यह है मैत्री 2.0, इसकी शुरुआत जो है कहां पर की गई है? अंटार्कटिका के अंदर शुरू किया गया है इसको। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में 29% की हुई वृद्धि। कॉफी निर्यात में, जो कॉफी निर्यात होता है, भारत के कॉफी निर्यात में 29% की वृद्धि देखी गई है। अगला न्यूज है, रूस ने पर्यटन के लिए अपना नया पर्यटक कर लागू किया। तो जो नया हमने कहा टूरिज्म टैक्स है, ये जो है रसिया ने अपने यहां अप्लाई कर दिया है, तो नया पर्यटक कर रूस के द्वारा जो है लागू किया गया है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024-25 की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो फसलों के लिए बीमा होता है, उसकी शुरुआत 2024-25 की शुरुआत जो है कर दी गई है। चलिए इस संबंधित जो है प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में लिए निर्णय के अनुसार भारत किस देश को 1 मैट्रिक टन गैर बासमती चावल निर्यात करेगा? तो मैंने कहा गैर बासमती चावल, जो हमने कहा गैर बासमती चावल का मतलब हमने कहा बासमती चावल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा निर्यात किया जाता है, लेकिन हमने कहा उसके अतिरिक्त जो चावल होता है, जो चावल का किस्म होता है, उसको मोटा चावल के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो मोटा चावल का निर्यात किया गया है, किस देश को किया गया है? मतलब गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया है, किस देश को किया गया है? तो ये मलेशिया को, दक्षिण अफ्रीका को, नाइजीरिया को या इंडोनेशिया को। तो ये जो चावल निर्यात किया गया है, किस देश को निर्यात किया गया है? ये इंडोनेशिया को निर्यात किया गया है, ठीक है, गैर बासमती चावल। तो कौन सा देश होगा? मैंने कहा इंडोनेशिया। तो आप जानते हैं ये जो चावल का उत्पादन होता है, अगर देखा जाए आपसे पूछा जाए तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? भारत में या चाइना में? तो जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक चावल का उत्पादक या उत्पादन कहां होता है? चीन में। तो आपसे पूछा जाए कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा है? चीन। उसके बाद द्वितीय क्रम का कौन सा है? द्वितीय जो है आपका वो भारत है चावल उत्पादन में। तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। और दूसरे नंबर पर हमने कहा जो चावल का उत्पादन करता है कौन करता है? वो आपका जो है भारत करता है, ठीक है। और निर्यात में सर्वाधिक चावल निर्यात करने वाला देश, सर्वाधिक चावल निर्यात करने वाला देश कौन सा है? करने वाला देश आपका भारत है, ठीक है।
तो भारत अगर जब भी पूछा जाए सर्वाधिक चावल का निर्यात कौन करता है, भारत सबसे बड़ा चावल का निर्यातक है। सबसे बड़ा चावल का निर्यातक का मतलब होता है सबसे ज्यादा विदेश में चावल कौन भेजता है, वो भारत भेजता है, वो जो है एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सा है राइस का, चावल का, तो है आपका भारत। और इसके बाद आप देखोगे तो भारत के बाद थाईलैंड दूसरे नंबर पर है, थाईलैंड, और थाईलैंड के बाद आपका वियतनाम, वियतनाम, और इसके बाद पाकिस्तान। ठीक है, ये चारों देश हमने कहा चावल निर्यात में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है, उसके बाद थाईलैंड निर्यात करता है, उसके बाद वियतनाम निर्यात करता है, उसके बाद पाकिस्तान चावल का निर्यात करता है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना और चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, वो भारत है। अगर पूछा जाए द्वितीय क्रम का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो भारत है। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन भारत का वो चाइना करता है, उसके बाद जो उत्पादन करता है वो आपका भारत करता है। निर्यात सबसे ज्यादा कौन सा करता है, तो भारत करता है। फिर आपका जो है वियतनाम का, थाईलैंड करता है, फिर वियतनाम करता है, और उसके बाद आपका पाकिस्तान करता है चावल का निर्यात। ठीक है, चावल आप जानते हैं एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल आप देखेंगे जब भी, तो मैंने कहा जो आपका ये वाला क्षेत्र है, जो हमने कहा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो देश पड़ते हैं चावल का उत्पादन हमने कहा प्रमुख रूप से वहीं पर होता है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है, चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, और चावल का उत्पादन हमने कहा ज्यादातर कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। तो खासकर दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में ही चावल का ज्यादा उत्पादन होता है। जैसे आपका भारत है, चाइना है, उसके बाद इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इन्हीं सारे देशों में चावल का प्रमुख उत्पादन होता है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा चावल के संदर्भ में कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है, सबसे बड़ा आयातक कौन सा है। तो जो चावल का सबसे बड़ा आयातक है वो कौन सा, अगर आयातक पूछा जाए तो आयातक वो है आपका चाइना। ठीक, तो चाइना सबसे बड़ा उत्पादक भी, बहुत ज्यादा उत्पादन चावल का करता है, लेकिन उसको मंगाना भी पड़ता है। इसलिए हमने कहा सबसे ज्यादा चावल का आयात कौन करता है, वो चाइना करता है, क्योंकि वहां खपत ज्यादा है चावल का। अगला प्रश्न है, हाल ही में UIADI के नए महाप्रमुख कौन बने हैं। तो हमने कहा जो आपका UIADI है इसका प्रमुख कौन बन गया है, अश्विनी वैष्णव, भुवनेश कुमार, मुकुल रोहतगी, या हमने कहा भूपेश कुमार। तो इसके जो हमने कहा प्रमुख बन गए, कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं भुवनेश कुमार। ठीक है, तो ये आपका जो UIADI है क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी हमने कहा शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। ठीक है, जो आपका आधार है, आधार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जो आधार कार्ड हमने कहा इसकी शुरुआत हमने कहा मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था 2009 में। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, और इसके लिए हमने कहा जो आपका विधेयक लाया गया था, जो आपका एक्ट लाया गया था, ये कौन सा एक्ट था, 2016 के द्वारा। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए आधार से संबंधित जो अधिनियम लाया गया, कब लाया गया, किस वर्ष लाया गया, 2016 में लाया गया, और आधार को कब लागू किया गया था, हमने कहा 2009 से आधार जो है लागू किया गया। ठीक है, तो वर्तमान इसके प्रमुख कौन बन गए हैं, भुवनेश कुमार बन गए हैं। अगला हमने कहा देखिए चर्चित, जो हमने कहा इस वर्ष कुछ चर्चित निधन है उनको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। जाकिर हुसैन क्या है, तबला वादक है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, जो हमने कहा 2 बार प्रधानमंत्री हुए थे, 2004 से लेकर 2010 तक। उसके बाद डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हुआ, जो हमने कहा एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे, चिकित्सक थे, और इनके द्वारा हमने कहा पहला सफल कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है, तो हमने कहा प्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किसके द्वारा किया गया था,
तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा, और हमने कहा ये चिकित्सक थे, इनका निधन हो चुका है। बाकी जिम्मी कार्टर, जिम्मी कार्टर हमने कहा ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और नोबेल पुरस्कार विजेता 2002 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था जिम्मी कार्टर को, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति इनका निधन हो चुका है। बाकी श्याम बेनेगल, आप जानते हैं फिल्म निर्माता हैं श्याम बेनेगल, इनका निधन हो चुका है। इनकी बहुत सारी हमने कहा जो बहुत सारी फिल्म इनके द्वारा बनाया गया था, तो जो आप देखेंगे सूरज का सातवां घोड़ा, मंडी या कलयुग, ठीक है, इस तरह से हमने कहा निशांत, इनकी सारी जो हमने कहा मूवी थी, ये सारी हमने कहा इनके द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला जो निधन मैंने कहा इसके अंतर्गत शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा जो हमने कहा लोक गायिका है, और ये जो है लोक गायिका जो है बिहार के अंदर इनका प्रमुख रूप से जो है नाम है लोक गायिका शारदा सिन्हा, ठीक है। और छठ पूजा गीत के लिए इनको प्रमुख रूप से जाना जाता है शारदा सिन्हा को। उसके बाद तुलसी गौड़ा है, तुलसी गौड़ा हमने कहा ये प्रसिद्ध क्या है, पर्यावरणविद है, पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया तुलसी गौड़ा को, याद रखिएगा इनका संबंध किससे, पर्यावरण से है। उसके बाद राम नारायण, तो राम नारायण क्या है, हमने कहा संगीतकार है, ये शास्त्रीय संगीत से संबंध इनका है राम नारायण का। और उसके बाद आपके रतन टाटा जी, रतन टाटा प्रसिद्ध हमने कहा उद्योगपति हैं, आप जानते ही हैं रतन टाटा को। उसके बाद एलिस मुनरो, तो प्रसिद्ध लेखिका हमने कहा ब्रिटेन की लेखिका या प्रसिद्ध लेखिका जो है एलिस मुनरो, इनका जो है निधन हो चुका है। तो इनका संबंध किससे है, लेखनकार से है, ठीक। उसके बाद डॉक्टर प्रभात रे, और डॉक्टर प्रभात रे ये हमने कहा इनका संबंध किससे है, शास्त्रीय गायन से, ये है गायिका, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए ये प्रमुख निधन जो हमने कहा इस वर्ष हुए हैं, जो खास व्यक्तियों के निधन हुए हैं, महान विभूतियों के निधन हुए हैं, तो सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी देख सकते हैं, हमने कहा वही चीजें हैं, जैसे यहां देखेंगे तो रतन टाटा हमने इसको बता दिया, वेणुगोपाल पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा गिरीश साहनी, गिरीश साहनी CSIR के महानिदेशक थे, इनका निधन हो चुका है CSIR। और उसके बाद राकेश पाल जो भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यामिनी कृष्ण मूर्ति जो हमने कहा शास्त्रीय नृत्यांगना थी, शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध था, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध रखती थी, ठीक है। तो किसकी कलाकार थी, भरतनाट्यम की भी और मैंने कहा कुचिपुड़ी की, तो इनका हमने कहा हाल ही में जो निधन हो चुका है। बाकी बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, इनका जो हाल में निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री कौन थे, पश्चिम बंगाल के, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनका हाल में निधन हुआ। बाकी राम नारायण अग्रवाल, तो राम नारायण अग्रवाल इनका निधन हो चुका है, और हमने कहा अग्नि मिसाइलों के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। जो हमने कहा अग्नि श्रेणी की मिसाइलें बनाई जाती है हमारे यहाँ, ठीक, उसके जो जनक कौन कहे जाते हैं, राम नारायण अग्रवाल। तो इन सारे व्यक्तियों का हमने कहा हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में विद्यार्थियों के हितों से जुड़ा ONOS का तात्पर्य क्या है। तो हमने कहा जो विद्यार्थियों के हितों से जुड़ा हुआ ये योजना शुरू किया गया है ONOS योजना, इसका संबंध किससे है, इसका तात्पर्य क्या है, वन नेशन वन स्कूल, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सर्विस, और वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसका संबंध किससे है, तो ये जो आपका ONOS है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध हमने कहा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से। तो ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या, तो देखिए ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, इसके द्वारा हमने कहा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, देश भर के सभी हमने कहा विद्यार्थियों को जो हमने कहा रिसर्च वगैरह करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे हमने कहा जो जर्नल वगैरह प्रकाशित होती रहती हैं, जो सारी पत्रिकाएं प्रकाशित होती रहती हैं, हजारों पत्रिकाओं तक जो है इनका रीच होगा, इनको रीच बनाया जाएगा, वहां तक पहुंचाया जाएगा इनको, ठीक है। तो हमने कहा दुनिया भर के हजारों पत्रिकाओं तक इनका जो है वहां तक इनका रीच होगा, इसके तहत वहां तक इनको जोड़ा जाएगा, किनको, विद्यार्थियों को, देश भर के विद्यार्थियों को, ठीक है। तो ये हमने कहा जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, इसके तहत पूरे देश के विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, और उनके लिए सारी सुविधाएं हमने कहा पूरे विश्व की सारी पत्रिकाओं से उनको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा, बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी किसे पराजित कर जीत लिया है। तो संतोष ट्रॉफी हमने कहा जो होता है हमारे देश में, संतोष ट्रॉफी किस खेल का है, संतोष ट्रॉफी, तो आप जानते हैं ये फुटबॉल का जो है कप होता है संतोष ट्रॉफी, और हाल ही में
ये किसके द्वारा जीता गया है, किसको हराया गया है? तो ये इसको जीत लिया है पश्चिम बंगाल ने। विजेता कौन है? तो मैंने कहा विजेता पश्चिम बंगाल है, और उप विजेता जो है आपका उप विजेता केरल है। ठीक है, तो मैंने कहा विजेता इसका पश्चिम बंगाल है संतोष ट्रॉफी का, और उप विजेता केरल है। तो आपसे जब भी पूछा जाए फुटबॉल से संबंधित अन्य जो ट्रॉफियां होती, जैसे आप देखते हो फुटबॉल से संबंधित अन्य ट्रॉफियां, जैसे मैंने कहा यूरो कप, कोपा कप, रोवर्स कप और सीजर्स कप, सुब्रोतो कप और फीफा विश्व कप। ये सारी महत्वपूर्ण ट्रॉफियां होती हैं जो आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा मर्डेका कप, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रॉफियां ये किससे हैं, किस खेल से हैं? फुटबॉल से। आपसे पूछा जाता है मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, या फीफा विश्व कप आप जानते हैं फुटबॉल का होता है। सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है? यूरो कप, कोपा कप, रोवर्स कप और सीजर्स कप। ठीक है, तो ये हमने कहा जो संतोष ट्रॉफी इस बार हुआ है, संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? जीता है पश्चिम बंगाल ने। किसको हराकर? केरल को हराकर 33वीं बार जीती है। ठीक है, और बाकी ये सारे कप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। पुस्तकें, हमने कहा पुस्तकों के बारे में हमने कहा कुछ जो हमने कहा इस बार जो है प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, या हमने कहा फेमस जो बुक्स जो है प्रकाशित हुई हैं इस बार। तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा ऑर्बिट हमने कहा बुकर पुरस्कार जो है 2024 के, तो इसके जो लेखिका हैं कौन है? ऑर्बिट की समंता हार्वे। तो प्रसिद्ध पुस्तक इस हमने कहा 2024 में इस बार ऑर्बिट है, ऑर्बिटल कहते हैं इसको, ऑर्बिटर, और इसके जो लेखिका है कौन है? समंता हार्वे हैं। उसके बाद व्हाई भारत मैटर्स, इसके लेखक कौन है? एस जयशंकर, हमारे जो विदेश मंत्री हैं इस पुस्तक के लेखक हैं व्हाई भारत मैटर्स के एस जयशंकर। ठीक है, और उसके बाद अगली प्रकाशित होने वाली पुस्तक है कायरोज पुस्तक है, जिसके लेखिका कौन है? जेनी अर्पनबेक, और जेनी अर्पनबेक हमने कहा बुकर पुरस्कार विजेता है। ठीक है, तो ये पुस्तक और हमने कहा ये व्यक्ति जेनी अर्पनबेक इस बार जो है बुकर पुरस्कार विजेता है। तो इनकी कौन सी पुस्तक है? कायरोज। उसके बाद द बिनर्स माइंडसेट, तो ये जो बिनर्स माइंडसेट है ये किसकी पुस्तक है? ये सेन वाटसन की है। किसकी है? सेन वाटसन के द्वारा हमने कहा उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है द बिनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन की। उसके बाद रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक, इसके जो हमने कहा लेखक हैं थॉमस मैथ्यू हैं। रतन टाटा के बारे में लिखा गया है, रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक, इसके लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। उसके बाद विटनेस, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो विटनेस है ये आत्मकथा किसकी है? साक्षी मलिक की। ठीक है, ये साक्षी मलिक जो रेसलर है हमारी, जो प्रसिद्ध कुश्ती के खेल से संबंध रखती हैं, तो ये विटनेस उनकी हमने कहा आत्मकथा है साक्षी मलिक की। उसके बाद व्हाई भारत मैटर्स, ये हमने कहा डॉक्टर एस जयशंकर की है, वही दोबारा हमने कहा रिपीट हो गया है, व्हाई भारत मैटर्स डॉक्टर एस जयशंकर। उसके बाद ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? अल्पना किलावाला के द्वारा। ठीक है, तो ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल ये पुस्तक है अल्पना किलावाला की। ठीक है, इसके अलावा जो पुस्तकों के बारे में आपसे पूछा जाता है, जो हमने कहा अन्य पुस्तकें हैं पहले लिखी जा चुकी हैं और उनके बारे प्राचीन काल में लिखी जा चुकी हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। ठीक है, जिनको चाणक्य कहते हैं, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य है। उसके बाद अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, और उसके बाद एंडिका के लेखक हैं मेगस्थनीज, जो विदेशी यात्री था हमने कहा, और मौर्य काल में हमने कहा आया था, मौर्य काल में के दरबार में हमने कहा जो ये आया था। तो उसके बाद मेघदूत है, मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और अगली पुस्तक है बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बम का दर्शन। और उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम आप जानते हैं किसकी पुस्तक है? कालिदास की।
और मुद्रा राक्षस पुस्तक है विशाखा दत्त की, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मुद्रा राक्षस। और हाफ ए लाइफ जो है BS नायपाल की पुस्तक है हाफ ए लाइफ, ठीक है, BS नायपाल की। और इसके अतिरिक्त जो अन्य पुस्तकें हैं, कामसूत्रा आप जानते हैं वात्स्यायन की पुस्तक है, और राजा तरंगड़ी ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हर्षचरित। और पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कहानियों का संग्रह है पंचतंत्र। गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चंद स्पीड पोस्ट जो पुस्तक के लेखक है शोभाडे। तो स्पीड पोस्ट की लेखिका कौन है? शोभाडे। और शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। आईने अकबरी के जो लेखक हैं अबुल फजल, जो हमने कहा अकबर के दरबार में हुआ करते थे अबुल फजल, आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, भारत ने अपने नए वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र मैत्री 2.0 की शुरुआत कहां पर किया है? तो ये हमने कहा जो आपका नया वैज्ञानिक अनुसंधान है कहां पे, अंटार्कटिका के अंदर। तो ये कौन सा है, कहां पर इसकी शुरुआत की गई है? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, अंटार्कटिका में, या हमने कहा कन्याकुमारी के अंदर। तो जो इसकी शुरुआत की गई आप देखेंगे, इसके पहले हमने कहा बहुत सारे अनुसंधान यहाँ पर स्थापित किए गए थे। जैसे आप देखोगे तो जो सबसे पहले अनुसंधान यहां स्थापित किया गया था वो था आपका दक्षिण गंगोत्री। इसके बाद आपका स्थापित किया गया था मैत्री के बाद हमने कहा हिमाद्री को स्थापित किया गया था। और हिमाद्री के बाद आपका जो है वो है भारती, ठीक है। तो सबसे पहला अनुसंधान जो अंटार्कटिका के अंदर भारत के द्वारा लगाया गया था, स्थापित किया गया था, वो था दक्षिण गंगोत्री। और ये 1983 में स्थापित किया गया था। कब? 1983 के अंदर। आपसे पूछा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर जो सबसे पहला अनुसंधान भारत के द्वारा स्थापित किया गया था कौन सा था? तो वह था आपका था दक्षिण गंगोत्री। लेकिन हमने कहा ये जो है नष्ट हो गया था, उसके बाद दूसरा हमने कहा अनुसंधान वहां लगाना पड़ा। तो 1983 में पहला अनुसंधान केंद्र कौन है? दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद जो दूसरा अनुसंधान केंद्र है आपका मैत्री है, मैत्री 1989 में स्थापित किया गया था, ठीक है। जब दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो जाता है तो दूसरा अनुसंधान केंद्र वहां स्थापित किया जाता है मैत्री 1989 में। और उसके बाद हिमाद्री जो है 2008 में स्थापित किया जाता है। और अगला जो अनुसंधान संगठन होता है आपका भारती को स्थापित किया जाता है 2012 में, ठीक है। तो भारतीय अनुसंधान जो संस्थान है या जो ये अनुसंधान सेंटर है ये 2012 में स्थापित किया जाता है। और अब जो है ये जो आपका मैत्री था, इसका मैत्री 2.0 इसका शुरुआत किया गया है, मैत्री 2.0 इसकी शुरुआत की गई 2024 में, ठीक है। तो याद रखिएगा मैत्री 2.0 की शुरुआत कहां पर की गई है? अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया गया, मैत्री कब स्थापित किया गया, हिमाद्री कब, और भारती कब स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? तो मैंने कहा जो 2024 में कॉफी के निर्यात में वृद्धि देखी गई है, और कितनी देखी गई है? तो 29%, ठीक है। वही यहाँ 30 लिखा हुआ तो 30% सही होगा। तो हमने कहा लगभग जो है 29% की वृद्धि हुई है कॉफी के निर्यात में, ठीक है। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश, या सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक देश? सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक देश, सबसे बड़ा कॉफी आयातक देश। कौन सा है बताइए?
तो मैंने कहा जो सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक देश है या उत्पादक देश है तो कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील, ठीक है। ब्राजील। और सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है वो भी कौन सा है? ब्राजील। कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक ब्राजील है और सबसे बड़ा जो आयातक देश है वो आपका अमेरिका है, यूएसए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करता है? वो ब्राजील करता है। और निर्यात भी सबसे ज्यादा कौन सा करता है? कौन सा देश? मैंने कहा ब्राजील करता है। और सबसे ज्यादा अपने यहाँ आयात कौन करता है कॉफी का? तो करता है अमेरिका करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे ब्राजील के अंदर तो हमने कहा एक सैंटोस बंदरगाह है। कौन सा? सैंटोस। सैंटोस बंदरगाह, इसको जो है कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, कॉफी बंदरगाह, ठीक है। जब भी पूछा जाए कॉफी बंदरगाह कौन सा है तो सैंटोस बंदरगाह जो ब्राजील के अंदर स्थित है, इसको कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। और हमने कहा ब्राजील के अंदर कॉफी के जो बागान होते हैं उसको फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फजेंडा। कॉफी के बागान को, कॉफी के बागान को, ठीक है। तो ब्राजील के अंदर मैंने कहा कॉफी के जो बागान होते हैं, जो खेत होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको फजेंडा कहा जाता है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से दो किस्में पाई जाती हैं, दो वैरायटी पाई जाती हैं कॉफी की। एक है आपकी रोबस्टा, रोबस्टा, और दूसरी हमने कहा अरेबिका है, अरेबिका। प्रमुख रूप से हमने कहा दो वैरायटी कॉफी की ब्राजील के अंदर, एक रोबस्टा है और दूसरी हमने कहा अरेबिका है। और यही जो रोबस्टा है, अरेबिका है, यही वैरायटी भारत में भी पाई जाती है, भारत के अंदर, ठीक है। तो भारत के अंदर मैंने कहा कॉफी की दो वैरायटी पाई जाती है, एक रोबस्टा है, एक अरेबिका है, यही ब्राजील के अंदर भी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है भारत में, तो किसको बताएंगे? तो कर्नाटक को, ठीक है। कर्नाटक सबसे ज्यादा हमने कहा कॉफी उत्पादन करने वाला हमारा राज्य है। और वैरायटी कौन सी है? हमने कहा अरेबिका है, रोबस्टा है, वही जो ब्राजील के अंदर हमने कहा उत्पादन किया जाता है जिस वैरायटी का, ठीक है। तो जब भी कॉफी के बारे में चीजें पूछी जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है, सबसे बड़ा निर्यातक ब्राजील है और सबसे बड़ा आयातक अमेरिका है। और हमने कहा सैंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। और यहाँ के खेत के मैदानों को, जो कॉफी का खेत का मैदान होता है, उसको क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं, ठीक है। और इस बार हमने कहा 29% जो है कॉफी के हमने कहा निर्यात में जो है वृद्धि हुई है भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर भी कॉफी का उत्पादन होता है, कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है? पवन जेट, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो। तो हमने कहा ये जो अपने यहाँ जो अपने फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू किया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है एयर इंडिया के द्वारा, ठीक है, एयर इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? 2025 जो होगा हमने कहा सुधारों का वर्ष होगा, आने वाला जो हमारा ये वर्ष है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया है सुधारों का वर्ष? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा, या वित्त मंत्रालय के द्वारा, या मैंने कहा जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो जो सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस वर्ष को 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क में विश्व शतरंज बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो न्यूयॉर्क के अंदर जो हुआ विश्व शतरंज बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? जू जेनर के द्वारा, जू बेंजर के द्वारा, जू मेंस के द्वारा, या जू मिंटर्स के द्वारा। तो इसकी जो विजेता हो गई हैं वो महिला कौन सी हो गई हैं? तो ये जीता गया है हमने कहा जू जेनर के द्वारा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपना नया पर्यटक कर निर्धारण करने का निर्णय लिया है? तो जो हमने कहा जो टूरिज्म टैक्स होता है ये किसके द्वारा जो है निर्धारित किया गया है? अभी हाल ही में नया नियम लागू किया गया है वहां पर टूरिज्म टैक्स के लिए। तो रूस में, जॉर्जिया में, ईरान में, या मालदोवा में। तो हमने कहा ये जो नया टैक्स लागू किया गया है ये रूस के द्वारा अपने यहाँ नया पर्यटक कर लागू कर दिया गया है, नया कानून लाकर रूस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में
मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है। मृत्युदंड पर हमने कहा जो मृत्युदंड दिया जाता था उसको उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून बनाया गया है, एक विधेयक लाया गया है। तो किस अफ्रीकी देश के द्वारा? जिम्बाब्वे के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, नाइजीरिया के द्वारा या चाड के द्वारा? तो ये जो नया कानून लाया गया है किस देश में लाया गया है? तो ये लाया गया हमने कहा जिम्बाब्वे में। ठीक है, जिम्बाब्वे की संसद के द्वारा नया कानून लाया गया जिसको हमने कहा मृत्युदंड पर जो प्रतिबंध लगाएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या आप जानते हैं? हरारे है ना, इसकी राजधानी हरारे। और इसकी करेंसी जो है, इसकी मुद्रा कौन सी है? इसकी मुद्रा है डॉलर। ठीक, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और आप जानते हो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दक्षिणी क्षेत्र में एक देश है, उसको कहते हैं जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हमने कहा जो है हाल ही में जो है जो खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं जिसको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कहा जाता है, उसकी घोषणा कर दी गई है। और इसके अंतर्गत हमने कहा 3 पुरस्कार प्रमुख रूप से दिए जाते हैं, जैसे आपका ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार और इसके अलावा दरोड़ाचार्य पुरस्कार। भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा होती है उसके 3 कैटेगरी होती है प्रमुख रूप से। तो मैंने कहा प्रमुख रूप से 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक ध्यानचंद पुरस्कार होता है, दूसरा अर्जुन पुरस्कार होता है, उसके बाद मैंने कहा दरोड़ाचार्य पुरस्कार होता है। तो आप जानते हैं कि ये जो पुरस्कारों की घोषणा हुई है इसके अंतर्गत ठीक है, इसके अंतर्गत 32 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, 32 लोगों को, और 4 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 32 लोगों को 32 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और जो है 4 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, बाकी मैंने कहा 5 लोगों को दरोड़ाचार्य पुरस्कार दिया गया है, दरोड़ाचार्य पुरस्कार। और दरोड़ाचार्य पुरस्कार में भी 2 कैटेगरी होती है, एक रेगुलर कैटेगरी होती है, एक मैंने कहा लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। तो हमने कहा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है इसके अंतर्गत 2 लोगों को दिया गया है, और जो रेगुलर श्रेणी में है ये 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो दरोड़ाचार्य के अंतर्गत मैंने कहा 2 कैटेगरी होती है, एक रेगुलर श्रेणी होती है, रेगुलर कैटेगरी के अंदर इस बार जो हमने कहा 3 लोगों को दिया गया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट के मतलब कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो हमने कहा खेल प्रशिक्षण का कार्य करता है, वो हमने कहा पूरे लाइफ के लिए जो उसको पुरस्कार दिया जाता है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट कहा जाता है। 2 लोगों को दिया गया है, बाकी 3 लोगों को रेगुलर कैटेगरी के अंतर्गत। मान लीजिए कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन इस वर्ष कर देता है तो उसको जिसने सिखाया होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 32 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार, और 4 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार, और 5 लोगों को दरोड़ाचार्य पुरस्कार इस वर्ष 2024 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो ये जो हमने कहा 4 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा जो ध्यानचंद पुरस्कार इसका पहले क्या नाम था, इसका राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार। और ये हमने कहा इसकी स्थापना जो हुई थी ध्यानचंद पुरस्कार की 1991 में। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है या अब उसका नाम हो गया है ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब से शुरू किया गया ये पुरस्कार? तो 1991 से दिया जा रहा है। और पहले जो विजेता थे, पहले विजेता इसके पहले विजेता कौन थे? तो वो आपके थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है,
विश्वनाथन आनंद। तो जब भी पूछा जाए पहले विजेता ध्यानचंद पुरस्कार कौन है, विश्वनाथन आनंद है। इसकी स्थापना 1991 में हुई है। और हमने कहा इस बार 4 लोगों को दिया गया है। किसको किसको दिया गया है, तो इस बार जो दिया गया है मनु भाकर को, मनु भाकर। इसके अलावा मैंने कहा आपके जो है हरमनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। और प्रवीण कुमार। और चौथे व्यक्ति हैं आपके डी गुकेश। प्रमुख रूप से हमने कहा आपसे जो है ध्यानचंद पुरस्कारों के बारे में पूछा जाता है, जिसको दिया जाता है। 4 लोगों को इस बार आपका ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को और डी गुकेश को। मनु भाकर आप जानते हैं किससे हैं, शूटिंग से। किस खेल से इनका संबंध है, तो शूटिंग से है। ठीक, उसके बाद हरमनप्रीत का संबंध किस खेल से है, तो हरमनप्रीत का संबंध जो है आप जानते हैं इनका संबंध हॉकी से है। भारतीय टीम के जो है कप्तान रहे थे और ब्रॉन्ज मेडल भारतीय टीम ने जीता था ओलंपिक के अंदर इस बार, है ना। उसके बाद प्रवीण कुमार का संबंध जो है हाई जंप से है। हाई जंप, जो पैरा एथलीट है ना, पैरा एथलीट। पैरालंपिक के अंदर इन्होंने जो हमने कहा मेडल जीता है, तो प्रवीण कुमार ने पैरालंपिक के अंदर मेडल जीता है। इसके लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार। उसके बाद डी गुकेश, आप जानते हैं जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप होता है, अभी हाल ही में इन्होंने जीता है विश्व शतरंज चैंपियनशिप। विश्व शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है। तो हमने कहा 4 लोगों को दिया गया है ये ध्यानचंद पुरस्कार, याद रखिएगा। बाकी 32 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई है, अर्जुन पुरस्कार 1961 में, ठीक है। 1961 में अर्जुन पुरस्कारों की जो है शुरुआत हुई थी। और पहले जो विजेता थे इसके, पहले विजेता वो थे आपके कृष्णदास। तो जब भी पूछा जाए अर्जुन पुरस्कारों का पहला विजेता कृष्णदास, और मैंने कहा ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न जिसको कहा जाता था, उसके पहले विजेता विश्वनाथन आनंद थे। ठीक, इतनी चीजें याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो आज का जो मैंने कहा महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, इतनी सारी बातें थी जो मैंने आपको बताया सारे घटनाक्रमों के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बाकी उसको लाइक और शेयर भी करते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।